कि आवाज वगैरह सबसे चीजें सही से जा रही है ना आप लोगों के पास? जरा बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बार बताइए सभी लोग, ठीक है? मैं कमेंट देखता हूं सबका। एक मिनट, कमेंट मैं ऑन कर लेता हूं, उसके बाद देखता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं आज के फिजिक्स की, ठीक है ना? ओके, तो क्लासेस कैसे होंगी ये सभी चीजें आप लोग देखिए, ठीक है? सर 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 ये एप्लीकेशन वाला क्लासेस में लाएंगे, ठीक है? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो कमेंट आप लोगों के ऑन कर लें। बहुत अच्छा, आप सभी लोग, बहुत अच्छा। ठीक है, ओके, सभी को आवाज आवाज सब चीजें सही से जा रही हैं? बताइए एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं? जय, अभी अभी अवस्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर कमेंट्स आप लोगों को लेते रहेंगे, ठीक है? ओके, आप सभी लोग आ चुके हो? रोहित शर्मा, विशाल कुमार यादव, आज हम लोग पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल। तो सभी लोग आ चुके हो? बताना एक बार सभी लोग। स्टार्ट करें, कोई तो बाकी नहीं है? और इधर भी सब लोग आ चुके हैं, बहुत अच्छा, साउंड उन सब चीजें आ रही हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का। किसका स्टार्ट करने वाले? 12th के फिजिक्स का, ठीक है? समझे ना? देखिए 12th के फिजिक्स को देखा जाए तो आपका फिजिक्स जो है, दो बुक आती है, एक फर्स्ट बुक होता है, एक सेकंड बुक। पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 को, ठीक है? अभी आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है जब तक मैं ना कहूं। जब चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा तो मैं कहूंगा कोई भी सी बुक दुकान से उठाइए, उसे पढ़ने स्टार्ट कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है? इसकी मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है? लेकिन स्टार्टिंग में आपको मेरे पे विश्वास करके जो चीजें आपको मैं पढ़ा रहा हूं उसको एक साइड से पढ़ना है और नोट्स बनाते चलना है, नोट्स बनाते चलना है, ठीक है? बिल्कुल ध्यान देना, इधर इधर ध्यान देना। देखो दो बुक आती है, पहले सबसे पहले सभी लोग जय मां सरस्वती कमेंट करेंगे। जय मां सरस्वती, मां शारदे का नाम लेते हैं, ठीक है? जय मां सरस्वती, मां शारदे का नाम लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट बुक आती है और एक सेकंड बुक आती है। हालांकि सेकंड बुक के बारे में हम लोग आज डिस्कशन नहीं करेंगे, फर्स्ट बुक के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है? देखिए फर्स्ट बुक जो होता है, मैं सेकंड बुक को रब कर देता हूं, केवल फर्स्ट बुक पे आते हैं, ठीक है? फर्स्ट बुक में दो पार्ट बना हुआ है, दो पार्ट बना हुआ है, पहले समझ लीजिए, दो पार्ट बना हुआ है। पहला है आपका एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला क्या है? एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? इसे आप लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। थोड़ा मोड़ा इंग्लिश चलेगा, हिंदी बैच है लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा इंग्लिश चलेगा, आपको थोड़ा मोड़ा उसको मैनेज करना होगा। मैं हिंदी में भी बता दूंगा, इंग्लिश में भी बता दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए सभी को। तो सबसे पहला आप क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी। नाम से स्पष्ट है कि इसमें स्थिर रहती है विद्युत, स्थिर आवेश स्थिर होते हैं, स्थिर विद्युत की, ठीक है? दूसरा आपका आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या? इलेक्ट्रोडायनामिक्स,
इसमें क्या है, इसे अगर लिखा जाए हिंदी में नाम तो इसका नाम अजीब टाइप का हो जाता है, बिजली गति विज्ञान, बिजली गति विज्ञान, विज्ञान। इसीलिए मैंने कहा आपको थोड़ा हमारा इंग्लिश चलेगा, चलना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। देखो आप किसी प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक देख रहे होंगे, वहां पे अलग अलग चीजें दी रही होंगी, तो उसको आपको इशू नहीं बनाना है कि सर हमारे में ऐसा है उनके में ऐसा है, ठीक है। आपको जैसे मैं करा रहा हूं तैसे करना है। आप जब पूरा चैप्टर हो जाएगा ना तो सब चीजें हो जाएंगी। कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन वाले चैप्टर नंबर 1 को 2-2 पार्ट में कर देते हैं। इस जो आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है उसको अलग कर देते हैं और गॉस के नियम को अलग कर देते हैं। तो उसके चक्कर में नहीं पढ़ना सर मेरे गॉस का नियम अलग है, यहाँ पे अलग, आप अलग पढ़ा नहीं। देखो टीचर के ऊपर छोड़ दीजिए, उसको कैसे पढ़ा रहा है, किस तरह से किस मैनेज करके पढ़ा रहा है सिस्टमेटिक ढंग से, उस पर आप उनको विश्वास रखिए। टीचर के ऊपर आप लोग छोड़िए, अपने इधर उधर किताब वगैरह पे मत जाइए ना। क्या समझे सभी लोग, बोलो। अनामिका कोई दिक्कत नहीं ना। तो टीचर के ऊपर आपको छोड़ना है, जैसे वो पढ़ा रहा है वैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। जिस साइड से पढ़ा रहा है उस साइड से पढ़ना आपको। बाद में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बुक वगैरह देखना आप। हालांकि मैं जो फॉलो करूंगा पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करूंगा, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, मैं पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही कुछ पूछते हैं। चाहे आपको एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, नीट, आईआईटी कोई भी ले लीजिए आप, यहां तक कि अगर आपको आईएएस यूपीएससी का एग्जाम देना तब पर भी बिना एनसीईआरटी पढ़े आप लोग नहीं देते हो, इधर नहीं पढ़ते हो, फिर से जब यूपीएससी की तैयारी करने जाओगे तो फिर से वही 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ोगे। तो इसीलिए मैं कर रहा हूं, मैं एनसीईआरटी को भी फॉलो करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है, इसमें आपको पढ़ना होता है आवेश के बारे में, और दूसरा आपका पढ़ना होता है विद्युत क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के बारे में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में खाका बना रहे क्या कैसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पहला क्या होता है, आवेश के बारे में पढ़ना होता है, दूसरे में विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में आपको 3 चीजों के बारे में पढ़ना होता है, विभव, विभवांतर और संधारित्र के बारे में पढ़ना होता है। विभव, विभवांतर और संधारित्र के बारे में पढ़ना होता है, 3 चीजों के बारे में। अच्छा इसमें अगर देखा जाए गतिकी यानी आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में देखा जाए तो कई चीजों को बारे में पढ़ना होता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपको कई चीजें पढ़ना होता है, जैसे विद्युत धारा के बारे में पढ़ना होता है, धारा के बारे में पढ़ना होता है, विद्युत धारा के बारे में पढ़ना होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना होता है, एसी अल्टरनेटिव करंट के बारे में पढ़ना होता है, एसी प्रत्यावर्ती धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई के बारे में पढ़ना होता है। क्या समझे सभी लोग, ये आपको सभी चीजें करनी है। बोलो यहां तक सभी को क्लियर है, बोलो। रवि साहनी, सुषमा कुमारी, आनंद यादव, बोलो। विशांत, विशांत सिंह, विशांत गुप्ता, मनीषा 1 2 3, निरंजन कुमारी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपको पढ़ना है, इस तरह से चलना है। सेकेंड बुक के बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगा मैं, जब सेकेंड बुक चलेगी तो हम लोग देखेंगे समझेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, उसका इशू नहीं बनाना है, ठीक है। अभी हमें ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ये ठीक है, ये होता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग आप स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 इसे, ठीक है, जिसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र और आवेश के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। बोलो विद्युत क्षेत्र तथा आवेश के बारे में आपको पढ़ना होगा, बोलिए कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी है क्या किसी को? देखो भाई टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप लोग डाउट क्लियर करते चलोगे तो क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए किसी को ना। किसी को इधर प्रॉब्लम है? प्रिंस सिंह, अभी, अवस्थी, मोनिका यादव, नितेश शर्मा, ज्योति कुमारी, हरिओम, बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम है ना। चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग, और आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलना। हालांकि मैं बहुत ही बेहतरीन नोट्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये देखिए नोट्स है आपके सामने। ये दरअसल ये देखिए ये 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं,
आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना, सभी लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कुछ अपडेट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कहीं गया, कहीं कोई मिल गया मुझे, कोई जैसे एयरफोर्स नेवी एनडीए वगैरह का पेपर मिल गया या कोई भी चीज मिल गया जो आपके लिए देना होगा, तो मैं ऐप पे ना देखिए, मैं ऐप पे भी देता हूं, लेकिन तो पहले तो टेलीग्राम पे डाल देता हूं, क्योंकि टेलीग्राम में डालना आसान होता है, हाथ में होता है, मोबाइल तुरंत डाल देते हैं, फिर बाद में ऐप में पड़ता है शाम तक। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्कशन में लिंक दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए आपका नोट्स है, लास्ट में ये सभी क्वेश्चन है आप सभी के, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना आपको आज पढ़ना है। ठीक है ना, इधर देखिए, तो अब देखिए ये 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली टेलीग्राम चैनल बनाया गया, अभी इसमें न्यू बनाया हुआ है। ठीक है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और ये पुराना टेलीग्राम चैनल, इसमें 20,000 से अधिक बच्चे ज्वाइन हो गए थे। ठीक है, तो आप लोग भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है ना, ओके, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? मैं आप लोगों के कमेंट्स को देख रहा था कि किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, चैप्टर का नाम तो वैसे है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र, इस तरह से चैप्टर नंबर 1 है पहला। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ये जो चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। किसमें अंदर आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आता है। ठीक है, किसके अंदर आता है? स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन जानेंगे, समझेंगे। ध्यान देना, आप लोग पीडीएफ में भी ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, पीडीएफ ये ध्यान देना। एक मिनट देखो, यहां पे मैं पूरा डिफिनेशन वगैरह लिखा हूं स्थिर वैद्युतिकी का। ठीक है, ये पूरा जो ग्राफ वगैरह मैं बताया हूं कैसे कैसे होता है, लास्ट में इससे संबंधित क्वेश्चन भी है, मैंने आपको दिखाया। ठीक है, पीडीएफ आपको बैचेज में मिल जाएंगे, जितने लोग शिखर बैच में ज्वाइन हुए हैं। ठीक है ना, वहां पे मिल जाएंगे, या टेलीग्राम पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाना। ठीक है, वहां पे भी मिल जाएंगे ना। तो ध्यान देना, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, और यहाँ पे देखिए आपके सामने क्यूआर कोड भी दिया है, इसके स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम में आप बैचेज में पूरा पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम में कुछ ही क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ ही पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी किसे कहा जाता है? स्थिर वैद्युतिकी, ध्यान देना, भौतिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश के अभिलाक्षणिक गुण का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश के अभिलाक्षणिक गुण, देखो इसमें क्या होता है, आवेश को स्थिर माना जाता है। क्या? स्थिर, स्थिर स्थिर माना जाता है, रुका हुआ माना जाता है। ये मार्कर मेरे हाथ में तो रुका हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत आवेश का या भौतिक विज्ञान का वह शाखा जिसमें आवेश को स्थिर आवेश के अभिलाक्षणिक गुणों के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। क्या समझे सभी लोग? भौतिक विज्ञान का आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, डिफिनेशन जितना लिखेंगे अपनी कॉपी पे लिखिए, नोट्स पे लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो उतना ही आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए, भौतिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है।
स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहता है, स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। लिखना सभी लोग, भौतिक विज्ञान क्या, भौतिक विज्ञान का वह शाखा, भौतिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में, स्थिर आवेश के अभिलाक्षणिक गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। कभी कभी डिफिनेशन कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अस्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। भौतिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। कैसे आवेश को, स्थिर आवेश का। वहीं पर अगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें तो वहां पे चलता जो स्थिर नहीं, वहां पे जो रनिंग आवेश होता है, गति वाले आवेश का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। यहां तक सभी को क्लियर है, बताना सभी लोग एक बार। बहुत अच्छा मोटिवेशन वीडियो। भौतिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्लियर है सभी को, बोलो। भौतिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या समझे सभी लोग, क्लियर है ना। चलिए अब स्थिर वैद्युतिकी के बारे में इसमें सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा किसी का अध्ययन किया जाता है तो पहले चार्ज का अध्ययन किया जाता है, फिर चार्ज के बाद कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, विद्युत चार्ज के बारे में, यानी विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, बोलो। बहुत अच्छा, फ्यूचर डॉक्टर एमबीबीएस, बिल्कुल आप डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि आप लोग सही समय से शुरुआत किए हैं और सही जगह आप लोग आए हैं। यहां पर सभी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाती है। अभी देखना क्वेश्चन कैसे कैसे फटाफट करते हो आप लोग। तो आवेश के बारे में जानते हैं। आवेश, हेडिंग कर लेना सभी लोग। आवेश, आवेश क्या होता है। देखिए हम ये मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, और आप भी ये सोचना कि आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर खाली मेमोरी होती है, जो नई मेमोरी होती है, जब फॉर्मेटिंग हो जाता है मेमोरी का, तो उसके बाद डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों बहुत तेजी से होता है। तो अगर दिमाग को खाली रख के सोचेंगे, तो दिमाग में सोचेंगे मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। और कुछ दिमाग में वही वहम बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझे, ओके। देखिए आवेश किसी पदार्थ का क्या भौतिक या किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है। मूलभूत गुण का मतलब क्या हुआ, उस पदार्थ में उपस्थित होता है। जैसे द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। और कोई भी पदार्थ होगा, जैसे आप ही होंगे, कोई 25 किलो का होगा, नहीं 25 किलो तो कोई होगा ही नहीं, कोई 50 किलो का होगा, कोई 55 किलो का, कोई 60 किलो का, कोई 70 किलो का, इस तरह से कोई ना कोई होगा। यानी जैसे जिस तरह से किसी भी पदार्थ में एक मूलभूत गुण द्रव्यमान होता है, उसी तरह से किसी भी पदार्थ में एक मूलभूत गुण आवेश होता है। तो लिखेंगे सभी लोग, किसी पिंड का मूलभूत गुण होता है आवेश। किसी भी पिंड का, किसी पिंड का मूलभूत गुण होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है इसे फंडामेंटल। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मतलब कोई भी पिंड ले लीजिए। ठीक है, किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है आवेश। किसी पदार्थ का क्या होता है, मूलभूत गुण होता है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है। जो इलेक्ट्रॉन के कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है। लिखना सभी लोग, होता है। देखिए किसी भी पदार्थ का आवेश होता है मूलभूत गुण होता है, यह इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है। सर ये कमी अधिकता नहीं समझ में आ रहा, मैं कहूंगा आप बने रहो लास्ट तक, कमी अधिकता समझ में आएगा। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी आगाज हुआ है, आगे समझ में आएगा आप लोगों को। कमी अधिकता ये सभी चीजें समझ में आएगी। कम होता है तो क्या होता है, अधिक होता है तो क्या होता है, कब पॉजिटिव चार्ज कब निगेटिव चार्ज आता है, सब चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो किसी पिंड का
जो आवेश होता है वह मूलभूत गुण होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है। मूलभूत गुण का मतलब किसी भी पिंड में वह उत्पन्न रहता ही है, जैसे आपके अंदर द्रव्यमान है उसी तरह यहां पर भी रहता है। कोई दिक्कत? आप लिखो यार इसे सभी लोग, एक्टिव रहो कमेंट बॉक्स में, एक्टिव रहो, अपने आपको एक्टिव रखो। एक्टिव रखोगे तो दिमाग प्रेजेंट ऑफ माइंड में चलता रहेगा। या ऑनलाइन क्लासेज है, इसमें जितना एक्टिव रहेगा उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा। और एक कोशिश करना है क्लास में ही याद करके जाना है, दोबारा याद करने के लिए नहीं रखना है। कब इतना समय थोड़ी ना कि दोबारा पढ़ोगे, दोबारा आप लोग क्वेश्चन लगाना इसका, ठीक है। दोबारा आपको याद में नहीं रखना है, आपको सभी चीजें क्लास में ही याद करके जानी है। क्या समझे सभी? बोलो बोलो सभी लोग, समझ में आया सभी को? ठीक है ना? यह आपको समझ में आया। किसी पिंड का मूलभूत गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन के कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है। बोलो। देखिए, एक तो यह डिफिनेशन आता है, दूसरी डिफिनेशन यह आता है किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम लोग विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको आवेश कहते हैं। लिखना सभी लोग, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा क्या? विद्युतीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे आवेश कहा जाता है। ठीक है, समझे? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है कि होता है, उसे क्या कहता है? आवेश कहा जाता है। या फिर किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव भी किया जाता है, उसे भी आवेश कहा जाता है। दोनों डिफिनेशन आपके लिए सही। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा किसी भी पिंड विद्युतीय क्षेत्र, सर ये विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या है? अरे यार अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, सब चीजें समझ में आएगी। ठीक है, आगे सब चीजें समझ में आएगी। ठीक है, सब चीजें आगे समझ में आएगी। ठीक है, परेशान नहीं होना है, बस जो बता रहा हूं लिखते जाना है। ठीक है, क्या? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे आवेश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। नेक्स्ट ये डिफिनेशन क्या है? किसी पिंड का वह गुण मूलभूत, यानी किसी पिंड का वह मूलभूत गुण जो कि इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है। आवेश किसी पिंड का वह मूलभूत गुण होता है जो इलेक्ट्रॉनों के कम या अधिकता से उत्पन्न होता है। एक बार बताना सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, कभी भी एग्जाम में आवेश का डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है। सर क्यों आप ये सब लिखा रहे हो? यही पूछोगे ना, कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आपके बोर्ड से लेके कहीं पर, चार्ज का डिफिनेशन, आवेश का डिफिनेशन कहीं नहीं पूछा जाता है। हाँ, इससे रिलेटेड, एक डिफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? आवेश के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आवेश के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव रूप में, जो कि बना भी है आपके लास्ट ईयर में एनडीए में। पहला आपको यहां पे ऑप्शन देगा क्या? विद्युतीय क्षेत्र। यहां पे दूसरा देगा ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र। नीचे देगा दोनों, तीसरा ऑप्शन देगा दोनों, और चौथा ऑप्शन देगा कोई नहीं। इस तरह से तो आपको क्या देना है? दोनों पे ऑप्शन जाना है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको डिफिनेशन लिखवाया। बहुत सही। हालांकि क्वेश्चन मैं लास्ट में लाया हूं, मैंने बता दिया यहीं पे कि ये क्वेश्चन, इस डिफिनेशन से क्वेश्चन कैसे बनता है, यही होता है असली पढ़ने का तरीका। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आवेश किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्या विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, या दोनों? तो दोनों उत्पन्न किया जा सकता है। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ा एक स्टेप आगे, ये तो पहले पूछा जाता था कब? 2003, 2, 4, 5 में, लेकिन अब हम लोग 2020-21 में चल रहे हैं, तो यहाँ पे 22 में चल रहे हैं, 23 में चल रहे हैं, जो भी है, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि गति आवेश के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, स्थिर आवेश के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आगे मैं बताऊंगा ये सब चीजें। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, बने रहना सभी। यानी कोई आवेश अगर गति कर रहा है, मतलब आवेश देखिए यहाँ पे चार्ज, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, गति कर रहा है, इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। स्थिर है तो इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। और आवेश त्वरित गति कर रहा है, त्वरित गति का मतलब आप साइकिल चलाते हो, पहले 0 वेग होता है, फिर वेग बढ़ाते जाते हो,
तो क्या उत्पन्न होता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम, जिसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप सीखना है सभी को। तो ये डिफिनेशन समझ में आया सभी को यहां तक ना। जहां से क्वेश्चन पूछता है, मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताऊंगा, फालतू की चीजें कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आप लिखिएगा सभी लोग, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सभी लोग, आवेश को क्यू से, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहां तक समझ में आया सभी को? आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम रब करते हैं, ठीक है। इसके आगे मैं लिखता हूं, यहां पे लिखना, ठीक है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश जो है दो प्रकार का होता है। कौन दो प्रकार? एक तो होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। एक होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। एक होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। देखिए आवेश जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आवेश जो है, आवेश अदिश राशि है, अदिश राशि। एक बात बताइए, ये अदिश राशि क्या होता है? जिसका कोई दिशा ही नहीं होता है, जब मन करे जिस दिशा में जाने लगता है। जिसे कुछ लोग हैं अभी नहीं पढ़ते हैं, कभी करेंगे मैथ पढ़ लेंगे, कभी फिजिक्स पढ़ लेंगे, कोई इनका दिशा उसा नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। लेकिन मैं सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ में, तो आपको एक निश्चित टाइम टेबल बनाकर, टाइम टेबल के साथ टापरों की तरह पढ़ना चाहिए। समय है आपके पास, एक टाइम टेबल बनाइए बेहतर, उसके साथ पढ़ाई कीजिए। तो एक दिशा के साथ पढ़िए, अदिश राशि मत रहिए आवेश की तरफ, ठीक है ना। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? बोलो। एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है ना? बहुत अच्छा। ठीक है, ये आपका अदिश राशि है, ठीक है, समझे यहां तक ना। ठीक है, आवेश की मात्रक के बारे में जान लेते हैं। लिखना सभी लोग, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। ठीक है, आवेश का मात्रक से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आवेश का सिंपल एक मात्रक होता है, एसआई मात्रक की बात करते हैं। एसआई मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। और एक और मात्रक होता है जो कि सीजीएस पद्धति में होता है, सीजीएस पद्धति में होता है, सीजीएस पद्धति में होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इस तरह से कहा जाता है ईएसयू, ईएसयू। सर ये बताइए, एक ईएसयू में कितना कूलाम होता है, या एक कूलाम में कितना ईएसयू होता है? ये डाउट आ रहा है आपको। देखो, एक कूलाम में 3 इंटू 10⁹ ईएसयू होता है, 3 इंटू 10⁹ ईएसयू होता है। बोलो बोलो, ईएसयू क्लियर है सभी को? ये तो सबसे छोटा ईएसयू जो होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, यानी चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक एग्जाम में बार बार पूछता है। तो चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, बताना। बताओ, चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? ईएसयू। ईएसयू एक मात्रक होता है, उसका यूनिट। जैसे आप लोग अपने आप को मांगते हो 25 किलोग्राम का हूं, 30 किलोग्राम, ऐसे नहीं करते 25 सेंटीमीटर का हूं, 30 नहीं करते हो ना, ग्राम में नापते हो ना। तो ईएसयू उसी तरह से एक मापने का यूनिट है। जैसे आप लोग जाते हो सोना लेने, नहीं सोना नहीं, चीनी लेने, तो चीनी भी नहीं किलोग्राम में लेते हो, कोई 100 ग्राम 10 ग्राम लेते हो, तो ग्राम छोटा मात्रक होता है और किलोग्राम बड़ा मात्रक होता है। इस तरह से कूलाम तो एक मात्रक है ही बड़ा वाला, ईएसयू से छोटा मात्रक होता है।
समझे कि नहीं समझे? अब लिखना सभी लोग, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक एग्जाम में पूछता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे होता है। फैराडे क्या होता है? फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। और एक फैराडे इज इक्वल टू होता है, एक फैराडे इज इक्वल टू होता है, एक फैराडे इज इक्वल टू होता है 9,500, 96,500, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम एक फैराडे इक्वल होता है। तो आवेश के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा? किसी पिंड का वह मूलभूत गुण जो कि इलेक्ट्रॉन के कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा विद्युतीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। यह भी आपका डिफिनेशन सही, कई डिफिनेशन होता है इसका, बुक में देखोगे बहुत डिफिनेशन लिखा, लेकिन यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है मैंने आपको बताया। उस क्वेश्चन को आप लोग बगल में लिख लेना अपने कॉपी पर, जो नोट्स बना रहे हैं बगल में जरूर लिख लेना, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 96,500, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा रोहित शर्मा। नेक्स्ट ध्यान देना सभी लोग, आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। आवेश एक अदिश राशि है। और आवेश का मात्रक बात करें एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलम होता है। सीजीएस पद्धति में ईएसयू होता है, एक ईएसयू, एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। और सबसे बड़ा मात्रक आवेश का फैराडे होता है, 1 फैराडे = 96,500 कूलम। बोलो क्या हुआ? समझ में आ रहा सभी को? कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? हो जाएगी तैयारी आप लोगों को ना, अच्छे से पढ़ते रहना ना। अब इसको हम रफ करते हैं, ठीक है? इसके आगे की कुछ बातें कर लेते हैं। इसके आगे की कुछ बातें कर लेते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो देखो, आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं पकड़नी है, मेरे साथ पढ़ना है और लाइव पढ़ना है। लाइव पढ़ोगे तो उसका मजा ही कुछ और रहेगा, चीजें तुरंत पूछ लोगे। सभी याद हो गया? बहुत निरंजन कुमार, इसी तरह से याद हो जाते हैं। आप बस डेडिकेशन बनाए रहना। अभी 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन क्लास में नहीं आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब फिर ऊपर से जाने लगेगा। और 4 दिन क्लास में नहीं और ऊपर से जाएगा। 5वें दिन क्लास में आओगे तो आपके पास आएगा ही नहीं, बाहर से ही चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही हो? डेली क्लास में आना है आपको, डेली क्लासेस को देखना है और कोशिश करना। कोई भी ऑफलाइन कोचिंग वगैरह जानने की नहीं जरूरत है, चीजें समझ में आएंगी, कंप्लीट होगा, समझ दौड़ने की कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, एक बीमा निकालने आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे ना बीमा निकालने। तो आवेश का बीमा अभी हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग आवेश Q = फार्मूला समझ लेते हैं। देखो, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। Q = होता है फार्मूला Ne से। Q = क्या फार्मूला होता है? Ne से। Q = फार्मूला Ne होता है। और साथ साथ में एक बात ध्यान रखना, Q = फार्मूला IT होता है। सर ये नहीं IT क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिख रहे हो यहाँ पे? यही क्वेश्चन है आप लोगों का ना, मैं बता रहा हूं क्या है। कौन? ये नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? ये तो नाम लिखने वाले गजब है। 6717, क्या इनका नाम बताऊं? तो ऐसे लोगों को पूरी साल में कमेंट नहीं लेने वाला हूं, कोई डाउट नहीं बताने वाला हूं। ऐसे लोगों जो नाम अपना नहीं लिखेगा, जो एक अपना नाम नहीं, कोई भी नाम लिखिए ताकि पढ़ने लायक हो, नाम लेकर मैं बता सकूं इनका डाउट ये है। बिल्कुल, तो यहां पे ध्यान देना, क्यू क्या है? यहां पे आवेश है, ठीक है। यन क्या है? यन क्या? आवेश की संख्या है। और ई क्या है? ई चार्ज है। चार्ज है आवेश पर चार्ज। इसका मान होता है ई का 1.6 × 10⁻⁻19 होता है।
ठीक है, ये का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है। नेक्स्ट होता है, देखो क्यू आवेश होता है, एन क्या है आवेश की संख्या, ये क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना, बोलो समझ आया सभी को ना। टी यहां पे क्या है, टी क्या है धारा है, सॉरी समय है, समय है, और टी आई क्या है धारा है। सर ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्यू आई टी मिटी मिटी क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है आपको, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं सर ये आईटी माईटी क्या कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये कक्षा 10 में आपने पढ़ चुका है, नहीं पढ़ा है तो मैं आगे बताऊंगा, सभी चीजें समझ में आई। देखो आवेश क्यू इक्वल टू एन होता है, ये तो आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम आगे आईटी बढ़ा दिया हूं क्योंकि न्यूमेरिकल में ये काम देता है। हालांकि ये पढ़ोगे आप लोग जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं, सभी को आ रहा है। देखो क्यू को आवेश से पता, और एन क्या है आवेश की संख्या, 5 आवेश 6 आवेश 7 आवेश, ये आवेश की संख्या। ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ये आपका कंफर्म होता है। टी क्या है समय है, आई क्या है धारा है। यहां तक सभी को क्लियर है, क्लियर यहां तक। क्लियर है, बोलो सही है, याद है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अनुराधा यादव कोई दिक्कत तो नहीं है। अदिश राशि होती है, आवेश क्या होती है अदिश राशि होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चले, नहीं चले आगे, ममता कुमारी आगे नहीं चले, क्या प्रॉब्लम है बताओ। बताओ वन बार और समझाएं, ध्यान देना। आवेश Q इज इक्वल टू एन होता है, इज इक्वल टू आई टी होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है जहां पे Q क्या आवेश है, एन क्या आवेश की संख्या है, और ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। टी क्या है समय, आई क्या है धारा। बोलो बोलो, क्लियर है सभी को। देखिए अब ध्यान देना सभी लोग, आवेश दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, धनावेश और ऋणावेश, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। तो ध्यान देना यहां पे, ये मैं 3 गोला लेता हूं, 3 पिंड लेता हूं, तीनों पिंड के बारे में समझना सभी लोग, और यहां से आपके काफी क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ये आपको दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगा, ये आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, यहां पर भी मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। ये 3 गोला है आपके पास, एक गोला आपका उदासीन है, उदासीन है, एक गोला आपका धनावेश है, और एक गोला ऋणावेश है, ऋणावेश है, एक गोला ऋणावेश है। ठीक है, समझे। देखिए अब ये उदासीन है, उदासीन के मतलब इस पे कोई भी आवेश नहीं है, आवेश का मात्रा Q है, Q इज इक्वल टू 0 है। उदासीन का मतलब ही होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, इसमें कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, ये उदासीन है। नेक्स्ट गोला जो है ये धनावेश है। धनावेश का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका गोला है, यहां से अगर हम इलेक्ट्रॉन को, यह आपका गोला है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालें तो उस पर धनावेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्यों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कब जब यहां से इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालें तो क्यू पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन पे बाहर निकालें तो क्यू पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जरा सोचिए, अगर यहां से हम 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो इसे +5 का चार्ज आएगा।
अगर 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो +4 चार्ज आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? +3 इलेक्ट्रॉन। अगर 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा? यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें तो क्या आएगा? +10 इलेक्ट्रॉन, +10 चार्ज आएगा। बोलो +10 चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? यहां तक क्लियर है? यानी अगर किसी गोले से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उस पर धनावेश चार्ज आता है। अब जरा सोचिए दिमाग से लगाकर, अगर यहाँ पे हम पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे, पहले इस गोले में 20 इलेक्ट्रॉन थे, 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां से अगर हमने 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिया, बाहर निकाला, 20 इलेक्ट्रॉन थे, यहां से 5 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया? बाहर निकाल लिए। तो क्या होने वाला है इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में? इसका द्रव्यमान कम होगा या अधिक होगा? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं सभी के, यूं ही जो पढ़ाया जा रहा हो, पढ़ नहीं रहे हो, कौन से हो? देखो ऐसे कुछ लोग आएंगे जो आपको डाइवर्ट करेंगे। यहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ऐसा काम करते हैं, रायता फैलाएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे लोगों का जवाब आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में देना। इनका काम ये नहीं होता जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना, इसका काम होता है रायता फैलाना। ऐसे लोगों का जवाब खुद देना आप लोग। इसमें आपको मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। कमेंट बॉक्स में अगर कोई रायता फैलाता है उसका जवाब आप लोग खुद देंगे। ऐसा करोगे वो भाग जाए छोड़कर। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं मुझे जो रायता फैलाते हैं, फालतू के लोग। इसका वजह क्या है? जो मैं दे रहा हूं कम में कम, इसका वजह क्या? जो आपको सस्ते से सस्ते में शिक्षा दे रहा हूं। यही में नहीं रहता कि 55,000 को सब लोग बेचते हैं, एप्लीकेशन पे बेचते हैं, 8-8 हजार की कोर्स बेचते हैं। सब चीजें ऊपर लिखा हुआ था थंबनेल पे। 10-10 घंटे की क्लासेस में दिया हूं यहां पे यूट्यूब पे। तो ध्यान देना यहां पे, अगर कोई 20 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए तो इसमें +5 का चार्ज आया। तो जरा सोचना सभी लोग, इसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? अरे क्लियर बताना सभी लोग, द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? कम होगा। सबका जवाब आने लगा कम होगा। बहुत अच्छा। तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है, कम होता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है। सिमिलरली कंडीशन में यहां पे आ जाता हूं। यहां पे धनावेश जस्ट इसका उल्टा होता है। धनावेश में क्या होता है? बाहर से इलेक्ट्रॉन लाके हम लोग रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को लाके रख दिए। अगर हमने ऋणावेश में अगर हमने 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर से खरीद कर लाया, मार्केट से लाकर इसमें रखा तो -5 का चार्ज आएगा। अगर हमने 10 इलेक्ट्रॉन को रखा तो यहाँ पे -10 का चार्ज आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर से उठाकर लाके यहाँ पे रखते हैं। जरा सोचना सभी लोग, दिमाग अस्थिर करके सोचना और जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो क्या सोचना, पहले यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, बाद में हमने यहां से मार्केट से 5 इलेक्ट्रॉन और लाके इसमें रख दिया। तो इसका द्रव्यमान बताओ घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा या घटेगा? अधिक होगा। बहुत सही। तो द्रव्यमान यहाँ पे अधिक होता है, अधिक होता है। यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि किसी पिंड पर धनावेशित है, या प्रारंभ में उदासीन से हम लोग धनावेशित कर देते हैं, उसका पिंड का द्रव्यमान घटता है या बढ़ता है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो गर्दा उड़ा दोगे सभी लोग। कर लेना, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ध्यान देना सभी लोग। देख लेना, ये तो आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सब्जेक्टिव लिखना है। यहाँ पे देखना, ये न्यूमेरिकल्स हैं और लिखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन कर लेना। हालांकि पीडीएफ ऐप पे दी जाएंगी, फिर भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरे पास कुछ अटेंडम में चीजें मिल जाती है, पहले मैं टेलीग्राम पे ही डाल देता हूं, ठीक है। लिंक भी डिस्कशन मिल जाएगा, क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली 2023 के लिए टेलीग्राम चैनल ये है, और ये तो मेरा पुराना टेलीग्राम चैनल जिसमें 20,000 से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है।
बोलो। तो ये कम होगा, इसमें कम होगा, इसमें अधिक होगा। अब जरा सोचो दिमाग से, त्रिज्या के बारे में सोच लेते हैं, रेडियस के बारे में। भाई साहब जाने दीजिए, रेडियस के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी सोच लेते हैं, नहीं सोचते हैं, जाने दीजिए, उसको आगे देखेंगे ना। यहां तक क्लियर सभी को? तो जरा बताना सभी लोग, किसी पदार्थ पर ऋणावेश कब आता है, धनावेश कब आता है? लिखिए सभी लोग, धनावेश कब आता है, ऋणावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को उसमें, इलेक्ट्रॉन को किसी पदार्थ से बाहर निकाला जाता है तो धनावेश आता है, और इलेक्ट्रॉन को वहां पे ऐड कराया जाता है तो ऋणावेश आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग किसी पदार्थ से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, धनावेश। इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करेंगे तो ऋणावेश आएगा। तो लिखना सभी लोग, धनावेश कब आता है, धनावेश कब आता है, लिखना सभी लोग। किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित करता है। धनावेश क्या करता है, किसी भी पिंड से, किसी भी पिंड से इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित करता है, किसी भी पिंड से इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित करता है। ऋणावेश, ऋणावेश क्या होता है, किसी भी पिंड से इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रदर्शित करता है। ऐड करते हैं यानी अधिकता को प्रदर्शित करता है। किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन की अधिकता करता है। ठीक है, बात समझ में आए दोनों, धनावेश ऋणावेश को? हाँ, समझ में आए सभी को? कमी को प्रदर्शित करता है, यह धनावेश ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया? चलिए एक चीज और ध्यान देना, जब दो समान आवेश जैसे धनावेश और धनावेश यहां पे रख दिया जाए तो इनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अरे यार ये तो मुझे कर्षण, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अरे यार आप लोग बचपन में तो पढ़े हो ना वो चुम्बक वाला खेल, जब चुम्बक यहां पे लेके जाते हो तो चुम्बक दूर भागता है। खेले हो कि नहीं खेले हो, बताओ। जब चुम्बक का, आगे हम लोग चुम्बक भी पढ़ेंगे वहां पे तो और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल जब चुम्बक का दो समान गिरा, अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल जाता है तो चुम्बक क्या, दूर भागता है। इसी तरह से यहाँ पे दो समान आवेश पास में रखे जाते हैं तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। दो सजातीय आवेश पास में रखे जाते हैं तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। हाँ, प्रतिकर्षण होता है। इसके विपरीत में अगर दो विजातीय आवेश, क्या विजातीय आवेश, क्या विजातीय आवेश, विजातीय आवेश का मतलब क्या हुआ, जैसे इस तरह से एक प्लस हो जाएगा दूसरा माइनस हो जाएगा, अगर पास में रखे जाएंगे तो यहाँ पे आकर्षण होता है। इस पॉइंट को लिख लेना सभी लोग, आता है समझ में। यानी दो सजातीय आवेश अगर पास में रखे जाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, दो विजातीय आवेश पास में रखे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आकर्षण होता है। बोलो प्रियंका कुमारी, समझ में आ रहा है सभी को, याद हो रहा है, समझ में आ रहा है? हो रहा है याद, और समझ में आ रहा है सभी को? चलिए यहां तक क्लियर है सभी को? तो थोड़ा सा बचा हुआ, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कोई दिक्कत है तो बोल पूछ लेना। यहां तक जो मैं बोर्ड पे लिखा हूं इसमें कोई समस्या है तो पूछ लेना सभी लोग। नहीं है, क्या समस्या है बताओ आनंद कुमार। देखो दो चीजें ध्यान रखना, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट समस्या लिखना, हाँ या ना कुछ मत लिखना, डाउट कुछ मत लिखना, क्या प्रॉब्लम है कहां पे ये लिख देना। नहीं कोई समस्या, नो प्रॉब्लम। एनपी बराबर या नहीं, हाँ एनपी बराबर एनक्यू। देखो जब भी किसी भी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है
तो वहां पे आवेश शून्य होता है। यहां पे क्या होगा, अगर हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहां तो मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है प्रोटॉन की संख्या से, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था ना, इसमें ना इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। और यहां पे क्या हो जाएगा, एन ई जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है यह अधिक हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या से, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डाल के रखा था। समझे कि नहीं समझे? अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा तो वहां पे उदासीन होगा। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकालेंगे तो प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लाके डाल देंगे तो प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाएगा। बोलो, अब बोलो, कोई दिक्कत किसी को? आगे चले नेक्स्ट। अब अविनाश साक्य जी, आप शिखर बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पूरी डेली क्लास, ये डेमो लेक्चर्स हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो हमने आवेश के बारे में क्या क्या जाना अभी तक। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई या क्यू इज इक्वल टू आई टी, ये आवेश होता है। क्यू आवेश से क्यू को आवेश से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे एन क्या, आवेश की संख्या है, और ई क्या है, ई आवेश पे चार्ज है, जैसे 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, टी समय है, और आई धारा है। धनावेश कब होता है, मैंने समझाया आपको, जब किसी भी पिंड से इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकालते हैं तो धनावेश होता है। जब धनावेश होता है तो उसकी द्रव्यमान कम हो जाता है, और वहीं पे इलेक्ट्रॉन को लाके रख देते हैं तो ऋणावेश होता है। जब ऋणावेश होता है तो द्रव्यमान अधिक हो जाता है। दो समान आवेश पास में रखते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, दो विपरीत आवेश पास में रखते हैं तो आकर्षण होता है। और धनावेश की स्थिति में पिंड से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऋणावेश की स्थिति में पिंड से इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। उदासीन की स्थिति में इसमें नहीं टी चार्ज होता है, नहीं निगेटिव चार्ज होता है, कोई पॉजिटिव चार्ज कोई निगेटिव चार्ज नहीं होता है। बोलो, चलते हैं आगे, चलते हैं इसके आगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे बताऊंगा मैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्ड हो जाए आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन का जवाब देना सभी लोग। इस क्वेश्चन का जवाब देना सभी लोग। क्या, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? भाई ऋणावेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डाल के डाले ही होंगे, तो 1 कूलाम का ऋणावेश है तो सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? बताना जवाब सभी। एक कूलाम का ऋणावेश है तो उसकी समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? बिल्कुल 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 भेजा जाएगा अनिल कुमार, आप लोगों को ये ऐप, ये पीडीएफ शिखर बैच में जरूर भेजा जाएगा। शिखर बैच के लिए ही तो पीडीएफ बना है, ये भेजा जाएगा। वहां पे मेमोरी चार्ट दी जाएगी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। कुछ भी चैप्टर में ही आपको क्लास में ही याद करा दिया जा रहा है, जब मेमोरी चार्ट दिया जाएगा तो दिमाग में बैठा दिया जाएगा ना। बताओ इसका जवाब, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। नहीं, एक गलत है, कौन बोलिए, 2 कौन कर रहा है? +1 नहीं, देखो 1 कूलाम का ऋणावेश है। 1 कूलाम का क्या है? 1 कूलाम का, अभी आप लोगों को समझ नहीं आया, एक क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ में आ जाए। 1 कूलाम का क्या है? ऋणावेश है। 1 कूलाम का क्या है? ऋणावेश। 1 कूलाम के ऋणावेश का मतलब क्या होता है? ऋणावेश का मतलब यह होता है कि 1 कूलाम आप लाके यहां पे डाल दो, 1 कूलाम यहां पे रख के रखियो, 1 इलेक्ट्रॉन जाके रखियो। मैंने समझाया ना आपको कि और कोई पदार्थ है, इसके ऊपर अगर 1 इलेक्ट्रॉन लाके रखते हैं, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लाके रखते हैं तो इसमें +1 चार्ज आता है, मतलब 1 कूलाम का ऋणावेश आता है। 2 इलेक्ट्रॉन लाके रखते हैं तो यहां पे +2 चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन लाके उतना +1 +2 सॉरी, जितना रखेंगे उतना -1 चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा, -2 चार्ज आएगा ना। मैंने समझाया था ना आपको।
बहुत अच्छा रोहित शर्मा, आपका आंसर है। तो यहाँ पे क्या है, 1 कूलाम का रीडावेस है, मतलब 1 कूलाम का रीडावेस। मैंने अभी फार्मूला बताया, Q इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू आई टी, ये फार्मूला बताया। तो इसको लेते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एन क्या है, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यही तो पूछा आपसे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, और यही तो पूछा इलेक्ट्रॉनों की कितने संख्या है, अधिक है या कम है, यही तो पूछा आपसे, एन इलेक्ट्रॉन संख्या। आई टी वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, तो हम यही फार्मूला उठाएंगे, Q इज इक्वल टू एन ई को। ध्यान देना यहाँ पे, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही तो आपको ज्ञात करनी है। आपको पता होता है कि ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम होता है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है क्यू का वैल्यू 1 है, दे रखा है ना, 1 कूलाम, 1 कूलाम मतलब 1 कूलाम, मैंने बताया था क्यू का वैल्यू 1 कूलाम है। बहुत अच्छा गौरव, गोविंद कुमार यादव, आपका आंसर आ रहा है, दे रखा है ऑलरेडी। और यहाँ पे देखिए ई का वैल्यू दे रखा है, तो आपको एन का वैल्यू चाहिए, एन का वैल्यू आपको चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, एन इज इक्वल टू क्या करेंगे, क्यू अपान ई कर देंगे। क्यू का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, ई का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 पावर -19। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, भाग दे देना एक में 1.6 का, कि भाग देने सिखाना होगा मुझे ना, तो इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 शायद आता है, 18, कि मुझे भाग देने सिखाना तो नहीं होगा, बोलो, सिखाना तो नहीं होगा मुझे भाग वगैरह देने। अरे बता दो भाई, उसको भी सिखा दूंगा मैं, एक दिन गुणा भाग का क्लास ले लूंगा। शाम को होती क्लास, जाके वरदान बैच में देख लो, कंप्लीट है यूई। दूसरा बताएं, बोलो, नेक्स्ट चले, समझ में आया क्वेश्चन का जवाब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये बताओ इतने इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक होंगे या कम होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे, क्योंकि इसमें ऋणावेश है, ऋणावेश का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन लाके डाले हो तो इसमें अधिक होंगे ना, अधिक होंगे बिल्कुल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ पे 3.2 कूलाम आवेश है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। ये क्वेश्चन कर लोगे सभी लोग, बताओ कर लोगे क्वेश्चन की नहीं कर लोगे, क्वेश्चन को कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बता दे दो एक बार, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे हाँ या ना बताना, छोड़ दूं मैं क्वेश्चन, पीडीएफ में दे दूंगा, कर लेना, बताओ। ओके दे दूंगा आर्मी जाट वर्षा दे दूंगा, ठीक है, कर लोगे, आगे चले। कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है ना, इसमें क्या करोगे, मैं हल्का सा टेलर दे देता हूं आपको, इसमें भी आपको बताया कि इसमें 3.2 कूलाम है। देखो कोई भी क्वेश्चन आए तो 4 काम करना है, पहले क्या, क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन में जो भी चीजें देंगे उनका कलेक्शन करना है, उसके बाद फार्मूला का सिलेक्शन करना है, उसके बाद यूनिट का कलेक्शन करना है, लास्ट में कैलकुलेशन करना है, ये 4 काम होता है। आगे चल के आपको और मैं सिखा दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में स्पष्ट का है 3.2 कूलाम का आवेश है, यानी कि यहाँ पे कलेक्शन करने आए तो क्यू का वैल्यू 3.2 आया, कलेक्शन किया मैंने कि इसमें क्यू का वैल्यू क्या 3.2 आया। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, एन का वैल्यू आपसे पूछा है, जबकि ई का वैल्यू आपको जानते हो फार्मूला कौन सा लगता है, क्यू इक्वल टू एन ही लगेगा। ई का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 होता है, तो यहां से अगर एन का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या क्यू अपान ई आ जाएगा, क्यू अपान ई आ जाएगा, ठीक है। क्यू का वैल्यू क्या है 3.2 इंटू 10 इंटू है 3.2 है, यहाँ पे एन ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 हो जाएगा, -19 हो जाएगा ना, -19 हो जाएगा, बोलो हाँ, -19 हो जाएगा ना। अब देखो क्या होगा यहां बताना, देखो 16 16 दूनी 32 हो जाता है, 32
2, यानी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस प्लस 19, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर प्लस 19, ये आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2.1 2 इंटू 1 पॉइंट होता है 2, 0.2 वाले समझ लेना। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन कर ले रहे हो, बहुत खुशी की बात है, क्वेश्चन आप लोग कर ले रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, बताओ मात्रा तथा इस पे आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का जवाब देना सभी लोग। एक चालक है जिसमें 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, भाई साहब यहां पे कमी है, तो कमी का मतलब क्या होता है? कमी से मतलब क्या होता है बताना, कमी से मतलब क्या होता है? कमी से मतलब क्या होता है बताना जरा, कमी से मतलब क्या होता है? कमी से मतलब क्या होता है? कमी का मतलब निगेटिव चार्ज। अरे कौन है? रवि साइनी, नहीं पढ़े आप लोग अभी? कमी का मतलब क्या? 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैंने तो लिखाया था आपको, बताओ कमी का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, बताओ कमी का मतलब क्या होगा? अरे कोई बताएगा? पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छा प्रियंका कुमारी, अभिषेक, प्रवीण, रोहित, आनंद, समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने समझाया था। और कोई डब्बा है, डब्बे में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जब कमी होती है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो +1 का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो +2 का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो +3 का चार्ज। मैंने सिखाया था, बताया था पूरा चीज, ये सब चीजें मैंने आपको सिखाया था, बताया था, है ना? बताया था ना? कहां पे दिमाग रहता है आप लोगों का? देखो सबका पॉजिटिव आ रहा है, यूट्यूब वाले से लेके सबका आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। देखो आंसर भी आ गया। देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा है, यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? कमी है, यानी यहां पर कमी है कितने इलेक्ट्रॉन की? 500 इलेक्ट्रॉन की। तो बताओ 500, यहां पे n का वैल्यू दिया है 500 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन। देखो अगर Q का वैल्यू देखो, जहां पर भी देखिए 2 कूलाम लिखे, मात्रक से समझना, अगर यहां पे 2 कूलाम लिखा है, ये Q का वैल्यू होगा। ये परेशानी है ना आपको, n का वैल्यू कैसे हो गया? अगर नीचे पीछे कूलाम लिखता है मात्रक का, तो मात्रक इसीलिए बताया जाता है। मात्रक के पीछे अगर कूलाम लिखे, कूलाम लिखे, कूलाम लिखे नहीं, +500 वाला गलत है, विशाल कुमार यादव गलत है आपका ना। और कूलाम लिखे पीछे तो ये समझना ये Q का वैल्यू दिया है। अगर कूलाम न लिखे, इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखे, खुद ही बताए चालक पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इतना संख्या है, तो संख्या का मतलब वो n दे रहा है। और साथ में यहां पर आपसे पूछा है कि इसमें कितने कूलाम की आवेश होगा, कितना कूलाम की आवेश होगा, यही पूछा है ना, कितना कूलाम की आवेश होगा यही पूछा है, यानी Q का वैल्यू आपसे पूछा है, यानी Q का वैल्यू आपको बताना है। यहां पे वाट का चिन्ह लगा देते हैं। E आपको ये फार्मूला होता है क्या? Q इज इक्वल टू N ही होता है। यहाँ पे E का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 होता है। N का वैल्यू, E का वैल्यू, E का वैल्यू ये होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो ये E का वैल्यू इतना कूलाम होता है, ये E का वैल्यू इस फार्मूला में रखेंगे, Q इज इक्वल टू N में, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N का वैल्यू कितना? 500, E का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 पावर -19, गुणा करेंगे, Q का वैल्यू क्या आ जाएगा? 16×25 80 आ जाएगा, 80 इंटू 10 पावर -19, 16×25 80, यही आएगा ना? 8 500 नहीं 800, 16×25 80, 800 आएगा, 800 इंटू 10 पावर -19, ठीक है ना? यही आएगा ना शायद। हाँ इसको सॉल्व करेंगे, Q का वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू 10 पावर 17। समझ में आया सभी को? हाँ इतने कूलाम का आवेश इस पे होगा, इतना कूलाम, ये कूलाम में आएगा, ठीक है। जब कभी भी पीछे कूलाम लिखे तो Q का वैल्यू दिया होता है, कूलाम ना लिखे तो N का वैल्यू दिया होता है। E का वैल्यू तो आपको पता होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 होता है। क्या समझ में आया सभी को? क्वेश्चन कर लोगे, न्यूमेरिकल भी कर लोगे, इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। इसके पीछे की कुछ थियरी है, उस थियरी को बताऊंगा, उसके बाद मैं कोई और क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं। अब हेडिंग करना आवेश का क्वांटीकरण। क्या हेडिंग करना? आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अभी हम लोग आवेश के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। उससे पहले एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई स्थिर आवेश होता है, देखो 3 प्रकार के आवेश हैं। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि देखो 3 क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान देना क्वेश्चन को। स्थिर, स्थिर आवेश,
उत्पन्न करता है। ऑप्शन यहां पे देगा विद्युत क्षेत्र, लिखना क्वेश्चन को, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यहां पे देगा कोई नहीं, तीनों देता, तीनों उपयुक्त सभी, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देता है। सेम क्वेश्चन यहां पे पूछेगा कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। सेम ऑप्शन यहां पे होगा त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। यहां पे सेम ऑप्शन होगा, 3 क्वेश्चन होगा। गतिशील आवेश, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, 3 क्वेश्चन होगा। और तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें ये आपका फेवरेट है, आपका ये अधिकांश बार एनडीओग्राम पूछा गया है। ये वाला जो अधिकांश बार जो हमेशा बोर्ड एग्जाम पूछता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। बताओ जवाब क्या होगा, बताओ तीनों का जवाब। जितने भी डी कर रहे हैं जग जाओ भाई, यही तो है तैयारी करने का असली मजा। देखो मैं पढ़ाता हूं तो क्वेश्चन भी साथ में बताता हूं, क्वेश्चन कैसे बनता है, और अपने नोट्स में आपको इस क्वेश्चन को भी लिखना है। सी डी वाले एक बार दे लेना, जितना देना है आपको दे लेना, जितना देना है सभी को कर लेना, जो अपनी वाली करनी है। देखते हैं कौन सही करता है। चलो मैं बताता हूं, ध्यान देना। देखो जब आवेश स्थिर होता है तो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, लिख लेना सभी लोग। स्थिर आवेश केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। जबकि गतिशील आवेश आपका किसका, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। जबकि त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ईएमआई वाला चैप्टर मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय तरंग, उसमें ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग। विद्युत चुंबकीय तरंग पाएंगे यहाँ, ये हम लोग पढ़ेंगे कहां पे, ये पढ़ेंगे हम लोग चुंबकीय वाले में। हालांकि आगे जाओगे तो क्लियर और हो जाएगा। तो ध्यान देना, अस्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र, और यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, त्वरित आवेश। ये उत्पन्न करता है। अब बोलो क्या हाल है, क्या हाल है, कुछ अलग अलग लगा, तबीयत कैसी है? हाँ, ए बी सी डी देते जा रहे हैं। ममता कुमारी, प्रकाश कुमार, बताओ। नहीं जानते हो तो मत बताया करो, क्योंकि कोई भी एग्जाम दोगे वहां पे माइनस मार्किंग होता है। सोचा करो कि हाँ क्या हो सकता है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। आवेश का क्वांटीकरण पढ़ते हैं। हेडिंग कर लेना, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, हेडिंग कर लेना। आवेश का क्वांटीकरण हेडिंग कर लेना सभी लोग। लास्ट है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश न्यूमेरिकल यहां से बनते हैं। लिख लेना सभी लोग अच्छे से अपने नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब चीजें। आवेश का क्वांटीकरण हेडिंग करना। आवेश का क्वांटीकरण, इसका मतलब क्या होता है? देखिए आप लोग जानते हो फार्मूला, Q इज इक्वल टू
प्लस माइनस या डायरेक्ट रखो Q इज इक्वल टू एन ई, ये फार्मूला जानते हो ये फार्मूला, ठीक है। तो आवेश का क्वांटिगेट का सिद्धांत ये बताता है कि यहाँ पे जो ये ई का एन का वैल्यू है यह कभी भी दशमलव नहीं होगा, दशमलव नहीं होगा। और कोई 4 ऑप्शन दिया है, दशमलव है तो वो गलत हो जाएगा। भिन्न नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सर होगा क्या? होगा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होगा। बात समझे? नहीं दशमलव होगा, नहीं भिन्न होगा, होगा तो पूर्णांक संख्या होगा। समझे कि नहीं समझे? बात समझे? ये यही बताता है कि ये n का वैल्यू नहीं दशमलव में होता, नहीं भिन्न होता है पूर्णांक संख्या। और कहीं पर आपका आंसर आ जाता है 3.2 इलेक्ट्रॉन क्यू का वैल्यू, ठीक है, तो ये गलत होगा। और कहीं पर आता 3/2 या 2/3, 2/3 इलेक्ट्रॉन तो भी गलत होगा। 4/3 इलेक्ट्रॉन आता तो भी गलत होगा। अगर आता है 10 इलेक्ट्रॉन तो आपका सही होगा, अगर आता है -10 इलेक्ट्रॉन तो भी आपका सही होगा। और आ जाता है आपका √3 इलेक्ट्रॉन तो भी आपका गलत होगा, क्योंकि √3 का वैल्यू तो 1.7 कुछ समथिंग होता है। लेकिन आ जाता है √4 इलेक्ट्रॉन तो ये सही होगा, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या समझे? अगर आ जाता है √3 इलेक्ट्रॉन तो ये गलत होगा, कि √3 का वैल्यू पॉइंट में आ जाता है, लेकिन √4 होता तो सही होगा। क्यों? √4 का वैल्यू क्या? अरे हाँ बोलो, क्या समझे सभी लोग? डिफिनेशन पूछता है एग्जाम में, मतलब समझ लो सभी लोग। शाम को होगी पवन जी, शाम को होगी पवन जी, शाम को आपकी क्लास होगी। 10वां चैप्टर कंप्लीट है आज। कोई दिक्कत आ गया समझ में? हालांकि नोट्स में मैंने डिफिनेशन लिख रखा है, एक मिनट, ये देखो डिफिनेशन मैंने लिख रखा है नोट्स में, ये डिफिनेशन लिख रखा है, ठीक है, समझ में आया? आगे चलें। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक चीज आता है आवेश का योज्यता या आवेश का योज्यता गुण। एक आवेश का योज्यता गुण होता है, योज्यता गुण, हेडिंग कर लेना, आवेश का योज्यता गुण। आवेश का योज्यता गुण, आवेश का योज्यता गुण। देखिए अब कोई डब्बा यहाँ पे आपका, ये डब्बा है आपका, ठीक है, इस डब्बा पे कई आवेश हैं, एक पे +1 कूलाम का हो, 1 कूलाम, +2 कूलाम का हो, -3 कूलाम का हो, +4 कूलाम का हो, कई आवेश यहाँ पे। तो क्या होता है, ये सभी आवेश आपस में जुड़ जाते हैं, इसी को कहा जाता है आवेश का योज्यता। मतलब समझ लेना सर, दिमाग में मतलब समझना, कई आवेश है तो सभी आवेश जुड़ जाएंगे। सर ये माइनस वाला कैसे जुड़ेगा, मैं बता रहा हूँ कैसे जुड़ा। देखो +1 कूलाम जुड़ गया, +2 कूलाम जुड़ गया, +4 कूलाम जुड़ गया, -3 कूलाम जुड़ गया, ये जुड़ गया है ना। आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो, +-3 कूलाम, ये भी लिख सकते हो। तो यहां पे जानना +1 कूलाम, +2 कूलाम, +4 कूलाम, -3 कूलाम। इसको सॉल्व करोगे, दो क्या हो जाएगा, कितने कूलाम की आवेश होगा, 2 1 3 4 3 7 कूलाम का आवेश, -3 कूलाम, 4 कूलाम आ जाएगा, 4 कूलाम आ जाएगा। बोलो अब बोल दो क्या प्रॉब्लम, 4 कूलाम। वरदान बैच में मिलेगा PDF पवन जी, चैप्टर नंबर 9 का। मतलब कोई भी डब्बा है जिसमें जितने लोग बैठे हैं सबको जोड़ देते हैं।
जैसे आपके घर में, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके घर में आपके बेंच पर कोई 10 लोग बैठ जाएं, 10 लोगों के कितने किलो, कोई 50 किलो का, कोई 55 किलो, कोई 25 किलो, मतलब एक छोटा सा बच्चा आ गया 5 किलो का, तो सब कुछ जोड़ देंगे। वही आवेश का योज्यता नियम है, समझे? योज्यता का मतलब सब आपका जुड़ जाता है। समझ गए होगे मतलब? अब सिंपल। नेक्स्ट हेडिंग देना आवेश का संरक्षण। क्या हेडिंग करना? आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, समझ गए होंगे, मुझे पता है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत, देखिए आवेश का संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, कोई भी आवेश नहीं उत्पन्न किया जाता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता है। अगर मैं इसको अगर बाल में रगड़ दें तो ये भी चार्ज हो जाएगा। मतलब आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, आवेश संरक्षित होता है। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत यही होता है। अगर आप लोग देखे होंगे, अगर मैं इसको एक कंघी लेके बाल में रगड़ कर नीचे एक छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाए तो वो कागज टुकड़े आकर्षित होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको मैंने बाल में रगड़ा तो यहाँ पर एक दूसरे में आवेश का आदान प्रदान हुआ, एक धनावेश एक ऋणावेश हो गया, जिसकी वजह से आकर्षित होने लगा। तो आवेश का संरक्षण का सिद्धांत यही कहा जाता है कि आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। मैंने आपको बताया। बताओ, नहीं आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, मैंने बताया ना, यही बात है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत यही बता रहा है, आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता है ना। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, मेरी बातों को आगे बढ़ा दिए रोहित शर्मा जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए एक बात ध्यान रखना, मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूं, क्वेश्चन है कुछ लगाइए। देखो इन सभी क्वेश्चन को अपने से कर लेना सभी लोग। किसी पदार्थ का विद्युत चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है, बताना। क्वेश्चन का जवाब खुद से लिख के कोशिश करना अपने लोग। कितने इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने पर 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न होता है, इसका भी जवाब दे देना। सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, सभी लोग अपने से करने की कोशिश करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, 7 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है ना, खुद से करने की कोशिश करना, होमवर्क है। ठीक है, अपने से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब न्यूमेरिकल तो मैंने कराया ही ना। अब यहाँ पे देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए, पढ़िए क्वेश्चन को, मैं बड़ा कर लेता हूं। चलिए एक क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। क्या कांच के एक छड़ पर रेशम के रगड़ने पर छड़ पर धनावेशित हो जाता है, इसका अर्थ क्या है? धनावेशित का अर्थ क्या होता है? कांच के एक छड़ को रेशम पे अगर हम रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाता है, इसका अर्थ क्या है? कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से कांच की छड़ में आ जाते हैं। बताना, जवाब बताना, बताना सभी लोग, जवाब बताना। कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से कांच में आ जाते हैं, वो धनावेशित हो जाता है। कांच का छड़ आ जाता है, कांच का छड़ रेशम में रगड़ते हैं तो छड़ क्या, कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है। इसका मतलब क्या है? कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर हवा में चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर कांच में चले जाते हैं। बताना, डी होगा या बी होगा? पढ़े हो ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना? मैंने तो बताया कि धनावेश कब आता है, समझाया भी था। बताना सभी लोग क्या होगा? बिल्कुल डी होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन कांच से निकलकर रेशम के छड़ पर चले जाता है। मैंने तो आपको समझाया था ना कि कैसे होती है सब प्रक्रिया। जब धनावेशित होता है तो वहां पे गोले से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, यहाँ पे कांच का छड़ धनावेशित हो रहा है तो इसका मतलब कांच से इलेक्ट्रॉन बाहर गए होंगे ना।
बिल्कुल डी होगा, डी 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 आंसर सही आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना सभी लोग, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, दो क्वेश्चन एक साथ लगा देते हैं, ध्यान देना सभी लोग। क्या है क्वेश्चन कि कौन सा आवेश संभव नहीं है, बताओ। मैंने आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत बताया, ए बहुत अच्छा, ये आंसर आ रहा है रोहित शर्मा का, ये वाला आवेश संभव नहीं है। विशाल ए कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। नीचे क्वेश्चन देना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यथार्थ नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना। आवेश क्वांटीकरण राशि, आवेश क्वांटीकृत राशि है, मैंने आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत बताया। आवेश संरक्षित होता है, ये बताया मैंने। एक बल रेखा में प्रदर्शित किया जा सकती है और घर्षण से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, बताना कौन सा सही नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, डी। अरे डी, अरे मैंने अभी बताया ना, आवेश संरक्षित रहता है, आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है, तो घर्षण से इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, बताया ना मैंने आपको। डी कैसे दिमाग लगाते हो आप लोग, हाँ थोड़ा दिमाग लगाया करो ना, बताया मैंने आपको, थोड़ा दिमाग लगाया करो। नेक्स्ट देखो, आवेश की प्रकृति होती है योगात्मक प्रकृति होती है, मैंने बताया अभी योगात्मक प्रकृति होगी, समझाया मैंने आपको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पे सभी लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन किया, किसी भी बलों में निम्न में से कौन सा बल विक्रम, ये अभी नहीं पढ़े आप लोग, आगे पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखना, जो होगा होगा, नहीं होगा ना आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहां तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पीडीएफ पूरा वरदान सॉरी ये शिखर बैच में मिल जाएगा, हाँ डेमो के रूप में मैं ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम में भी डाल रहा हूं, जो टेलीग्राम का नया वाला चैनल बना है 2023 के लिए, उसमें भी, और जो पुराना चैनल जिसमें 20,000 बच्चे जुड़े हैं उसमें भी, ठीक है। 20,000 से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं ना। देखिए ये आपका टेलीग्राम चैनल का, एक मिनट, ये बहुत बड़ा हो गया है ना, इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का आपका वो, एक मिनट, ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको आप लोग स्कैन कर सकते हैं। ये पुराने जिसमें 20,000 बच्चे जुड़े हैं इसका है, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना सभी लोग स्कैन करके, और इसे भी ज्वाइन कर लेना, नए वाले 2023 बोर्ड एग्जाम वाला टेलीग्राम चैनल जो है, दोनों को ज्वाइन कर लेना। सिंपल है, आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तुरंत आपके यहाँ चला जाएगा, क्यूआर कोड स्कैनर होता है ना आप लोगों के मोबाइल में, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप कर देना, ठीक है, दोनों को ना, ओके ना, ठीक है। और जिसको भी बैच ज्वाइन करना भाई अभी ज्वाइन कर लो, बैच स्टार्टिंग हुई है अभी अभी, ठीक है, कर लोगे अच्छा ना, कर लोगे अच्छा। जो वीडियोज आप नहीं देख पाते हो, पूरी वीडियोज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएंगी, लाइव तो होती हैं, ठीक है, लाइव नहीं देख पाओगे तो रिकॉर्डेड वाला वीडियो कुछ टाइम बाद आपकी हो जाएंगी, 2-3 घंटे बाद, ठीक है, ऐप में सभी चीजें ना, ओके। पवन कुमार जी, जो मैंने बोला था यूट्यूब पे पीडीएफ देने के लिए, मैंने यूट्यूब पे दिया है, जो पीडीएफ मैंने कहा वरदान बैच में मिलेगा, वो वरदान बैच में मिलेगा, ठीक है। जो पीडीएफ यहाँ पे शिखर बैच में मिलने की बात कर रहा हूँ, वो शिखर बैच में मिलेगा। कुछ चीजें तो रहने दो पवन जी, हाँ हमें भी तो चलाना होगा। हाँ वरदान बैच वालों को भी मैं दे दूंगा, आर्मी गर्ल जाट वर्षा वरदान बैच वालों को भी मैं दे दूंगा पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ भी क्लास भी मैं अपलोड करा दूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म ना, देख लेना आप लोग ना। फी देखिए, पहले तो 100 बच्चों के लिए फी 1499 था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश इन और बायो 5 सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश, इसके 5 सब्जेक्ट का 1499 था। पूरी साल के लिए फी था, 1 महीने के लिए नहीं था, पूरी साल के लिए यह फी है, 1 महीने का नहीं है ना। इसमें पूरा साल आपको पढ़ाया जाएगा, मेमोरी चार्ट दी जाएगी, डीपीपी दिया जाएगा, जो क्वेश्चन डीपीपी में तो दिए दिखाया मैंने आपको क्वेश्चन, और इसी तरह सभी चीजें दी जाएंगी पूरी साल के लिए ना। और ये पहले 100 बच्चों के लिए था, अगर 100 बच्चे हो गए होंगे तो आपको 1999 पे करना होगा,
हाँ, क्लास का टाइम अभी 9 बजे है, लेकिन जैसे जैसे कॉलेज खुलेगा टाइमिंग और सुबह हो जाएगा। ठीक है, ठंड ज्यादा है इसलिए मैंने 9 बजे रखा। वरदान बैच वालों के लिए मैं यह पीडीएफ दे दूंगा, वरदान बैच में भी देख लेना सभी लोग, लेकिन यही जब तक एग्जाम होगा तभी तक दूंगा, एग्जाम होने के बाद नहीं दूंगा मैं। ठीक है, और 2023 में अगर आपकी तैयारी करनी है तो जरूर शिखर बैच को ज्वाइन करें। नीचे नंबर दिया है, कॉल भी कर सकते हैं या खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं शिखर बैच में। ठीक है, 0 से शिखर तक की तैयारी होगी, बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। ज्वाइन हो जाए, अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, ये डेमो क्लास के रूप में था, बाकी क्लासेज आपके ऐप पर ही चलेंगी। ठीक है, ओके।